हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी सिंपल प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज देखिए आप कौन सा सिंपल प्रश्न पत्र कर रहे हैं। सिंपल प्रश्न पत्र 5 देखते हैं जो कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए है। इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। देखिए इसका प्रश्न नंबर 1, स्टुटगार्ट में सन 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज लहराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लाला लाजपत राय ने। दूसरा देखिए, कोलंबस ने जिसे नई दुनिया कहा वह महाद्वीप था। कोलंबस ने जिसे नई दुनिया कहा वह महाद्वीप था, तो वह महाद्वीप था उत्तर अमेरिका। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व नहीं है। प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न देखिए, भारत सचिवालय कहाँ का प्रमुख कहा कहलाता है? प्रश्न क्या है? भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, सचिव, वायसराय, भारत सचिव, गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सचिव। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29%। और इसके 5 प्रश्नों के उत्तर ये नीचे दिए हुए देख सकते हैं। पहले का लाला हरदयाल ने, दूसरे का उत्तर अमेरिका, तीसरा सांप्रदायिकता, चौथा भारत सचिव और 5वां 29%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है इसका, संविधान में खालिस्तान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। तो कौन सा संशोधन था? 46वें संशोधन के तहत। फिर अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान व्यवस्था में किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता था, तो वह थी महालवाड़ी। तीसरा नंबर देखिए, मैदान, पठार व खालिस्तान धरातल की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत। मैदान, पठार व पर्वत धरातल की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। फिर चौथा नंबर देखिए, खालिस्तान महाद्वीप को द्वीपी महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप को? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपी महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके खालिस्तान रिक्त स्थान समाप्त हुए। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली 3 पक्षियों के नाम लिखिए। तो उसका उत्तर देखिए नंबर 1 एमू, कोकाबरा और लायर बर्ड। ये 3 क्या हो गए? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले 3 पक्षियों के नाम। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं के नाम। नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 2 लाला लाजपत राय, 3 नंबर विपिन चंद्र पाल। इस प्रकार ये गरम दल के 3 नेताओं के नाम हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए 3 कार्यों को लिखिए। तो पहला उत्तर देखिए इसका, पहला नंबर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त करना। दूसरा, भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। तीसरा, वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। तो ये 1857 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए 3 कार्य थे। पहला कार्य, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। तीसरा, वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी की प्रतिनिधि बनाया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस अपशिष्ट के निपटारे की कोई एक विधि लिखिए। तो उत्तर देखिए पुनः उपयोग विधि। यह प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं, जैसे सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बन सकती हैं। तो ठोस अपशिष्ट को निपटाने की कोई एक विधि कौन सी हो गई? पुनः उपयोग विधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए। तो उत्तर देखिए इसका, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न है। पहला, महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। दूसरा, महाद्वीप की धरातलीय विविधता। और तीसरा, स्थायी हवाएं। इस प्रकार आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, उदारीकरण का अर्थ लिखिए।
तो उत्तर देखिए उदारीकरण का अर्थ औद्योगिक सेवा क्षेत्र और व्यापार से संबंधित नियमों एवं कानूनों के बंधनों में ढील देना और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयां लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। इस प्रकार यहाँ पे ये वाला प्रश्न समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के 2 कारण हैं, आर्थिक असंतोष और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। तो देखिए नंबर 1 क्या है, अब उनका वर्णन भी करना है। आर्थिक असंतोष क्यों हुआ था? 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। दूसरा था लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ावा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता में कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, शांति काल में रक्षा सेना की क्या भूमिका होती है? लिखिए। शांति काल जो होता है, शांति के समय जब लड़ाई नहीं होती उस टाइम पर रक्षा सेना क्या भूमिका होती है? देखिए उसका उत्तर, शांति काल में रक्षा सेनाएं समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती। बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय सेनाएं प्रभावित लोगों की सहायता करती हैं। सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करने के लिए दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सेना को तैनात किया जाता है। ऐसे समय में सेनाएं दंगाइयों को गिरफ्तार करने के साथ साथ दंगा प्रभावित लोगों की रक्षा व सहायता करती है। आतंकवादी गतिविधियों का सामना भी सेना को ही करना होता है। भारतीय सेनाएं विश्व के अनेक देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता करती है। भारतीय सेनाओं द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि क्षेत्रों में किए गए कार्यों की सराहना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए? लिखिए। इसका उत्तर देखिए, 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुए। नंबर 1, भारत में वायसराय को सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई। नंबर 2, वायसराय की सहायता के लिए बनाई गई कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। नंबर 3, प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई। बंगाल, बम्बई एवं मद्रास में विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदें गठित की गई। प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बताया। और फिर 4वां पॉइंट बताया है, क्या बताया इसमें, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। नंबर 5, इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद को ब्रिटिश भारत के सभी लोगों के लिए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। फिर नेक्स्ट इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उन्नत भेड़ पालन के कारणों को लिखिए। तो उत्तर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भेड़ें न्यू साउथ वेल्स राज्य में पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस व्यवस्था की सफलता के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत घास भूमि मीन्स चारागाह है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है। नंबर 3, यहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण चारागाहों के लिए घास भूमि के बड़े क्षेत्र उपलब्ध हैं। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कम होती है जिससे भेड़ों को खुर की बीमारी नहीं होती। नंबर 5, यहाँ की साधारण ठंडी जलवायु भी भेड़ों के लिए अनुकूल है। और नंबर 6, यहाँ के चारागाहों में अच्छी घास होती है। इस प्रकार प्रश्न हमारा क्या था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उन्नत भेड़ पालन के कारण। तो ये आपको उसके प्रमुख कारण बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने क्या सहयोग किया? उत्तर देखिए, स्वतंत्र होने से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति
मुक्ति यानी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया और अंततः स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में ऐतिहासिक सहयोग दिया। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था। बांग्लादेश की स्थापना के बाद भारत ने बांग्लादेश की आर्थिक संकट, भूखमरी, बेरोजगारी आदि से निपटने में पूरी सहायता दी। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तम नागरिक लोकतंत्री सरकार के संचालन में कैसे सहयोग करते हैं? उत्तर देखिए, उत्तम नागरिक शिक्षित होते हैं। उत्तम नागरिक को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझ होती है। वे उचित व अनुचित में भेद करने में समर्थ होते हैं और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सहयोग देते हैं, जिससे लोकतंत्री सरकार के संचालन में सहयोग मिलता है। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 6 समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। वस्तु निर्माण प्रक्रियाओं के नाम लिखते हुए किसी एक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जो वस्तु निर्माण प्रक्रिया के नाम है संयोजन, परिवर्तन और निष्कर्षण। तो यहाँ से तीनों में से किसी एक का आपको क्या बताना, निष्कर्षण बताना। तो हम इसमें किसका बता रहा है, वर्णन बता रहा है, निष्कर्षण का। निष्कर्षण क्या होता है? जैसे निष्कर्षण में कच्चे माल में से एक या दो अवयव निकाल लिए जाते हैं। निष्कर्षण क्या होता है? कच्चे माल में से एक या दो अवयव निकाल लिए जाते हैं। जैसे पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 7 समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में क्या बताया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में लिखिए। देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? इसके गठन के लिए 3 उद्देश्य लिखिए। तो मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग के गठन के उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना और सरकार के कदमों के बारे में उनके मन में अलग कोई गलतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करना। देखिए, मुस्लिम लीग के गठन का पहला उद्देश्य क्या था? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना और सरकार के कदमों के बारे में उनके मन में अलग कोई गलतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करना। इसका सेकंड नंबर क्या बताया? भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के समक्ष रखना। तीसरा है, दूसरे समुदायों के प्रति किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। इस प्रकार यह आपका प्रश्न समाप्त हुआ। अब उसी के अथ्य में एक और प्रश्न आएगा, या तो इसका उत्तर लिखिए अथ्य वाले का। तो उसका अथ्य में क्या दिया है? होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई एवं इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न प्रत्येक सेट में आ रहा है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट समझिए। इसका उत्तर देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी से समृद्ध रही। तिलक 1914 ईस्वी में बर्मा के निर्वासित जीवन से मुक्त हुए और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के स्वशासन प्राप्ति था। पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर प्रभु रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली भूलाभाई देसाई आदि होम रूल आंदोलन सोसाइटी के सदस्य रहे। इस आंदोलन के प्रभाव का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने लिखा है, होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने अपने तरीके से होम रूल आंदोलन का जोरदार प्रचार किया। इन दोनों के भाषणों का लोगों पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। इससे ब्रिटिश सरकार बेचैन हो गई और उसने इन दोनों नेताओं के प्रभाव को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपनाए। आंदोलनकारियों का कठोरता से दमन किया। इस प्रकार ये वाला प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। प्रश्न था हमारा क्या था? प्रश्न था होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई एवं इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखते हुए किसी एक अंग का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामान्य सभा या महासभा। नंबर 2, सुरक्षा परिषद। नंबर 3, आर्थिक व सामाजिक परिषद। नंबर 4, न्याय परिषद। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
और नंबर 6 सचिवालय। और इसमें से किसी एक का वर्णन करने को कहा है तो हम किसका वर्णन कर रहे हैं? सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह शांति तथा सुरक्षा का कार्य करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जनवादी चीन, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन इसके स्थायी सदस्य हैं। शेष सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं जो 8वें में दिया है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 गुटनिरपेक्षता, नंबर 2 साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, नंबर 3 नस्लवादी भेदभाव का विरोध, नंबर 4 पंचशील, नंबर 5 विश्व शांति के लिए समर्थन, नंबर 6 निशस्त्रीकरण का समर्थन, नंबर 7 परमाणु नीति और नंबर 8 सार्क से सहयोग। इस प्रकार से हमने क्या बता दिया आपको? भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत बता दिए। अब 2 सिद्धांतों का वर्णन करना है तो 2 सिद्धांत में हम पहला सिद्धांत लिए हैं गुटनिरपेक्षता। इसका देखिए, गुटनिरपेक्षता क्या है? विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुटनिरपेक्षता की नीति ना तो पलायनवादी है और न अलगाववादी, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत का वर्णन है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित था, अतः भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हमेशा घोर विरोध किया। इस प्रकार से यहाँ पे आपका इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, पठार को समुच्चय रेखाओं द्वारा दर्शाइए। तो आप पठार को समुच्चय रेखा द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं? इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है चित्र, तो इस प्रकार से आप पठार को समुच्चय रेखा द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी के 8वें में आपको दिया हुआ है, इसके 8वें में वी आकार नदी घाटी समुच्चय रेखा द्वारा दर्शाइए। तो इसको भी आप इस प्रकार से वी आकार की नदी घाटी को समुच्चय रेखा द्वारा दर्शा सकते हैं। आप इसका चित्र देख सकते हैं और किस प्रकार से दर्शाते हैं इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दी गए, अगला प्रश्न है आपका 4था नंबर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ पे आपको जो कुछ स्थानों के नाम दिए हुए हैं उसको आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो इसमें एक 8वें वाला है, 8वें में भी है या ऊपर वाला, दोनों में से किसी एक को दर्शाना है। तो हमने यहाँ पे आपको मानचित्र को फिलअप करके बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और इस आधार पे आप मानचित्र को अपने वार्षिक परीक्षा में भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्पेटिया की खाड़ी यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा ऊपर की ओर है। यह पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे ये कोरल सागर है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ डार्लिंग नदी है, यहाँ पे डाउन्स घास का मैदान है, यहाँ मरे नदी है। ये यहाँ पे क्या है, ये प्रशांत महासागर। ये यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है देखिए ये क्षेत्र क्या है, न्यूजीलैंड द्वीप है, ये न्यूजीलैंड द्वीप हो गया। ये यहाँ देखिए तस्मानिया है, ये भेड़ पालन क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आप इस नक्शे को देख के अपने उसमें भर सकते हैं। ये एडिलेड है, यहाँ पे देखिए ये एडिलेड, ये कोरल सागर हो गया। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो हमने जितने भी यहाँ पे सिंपल प्रश्न पत्र हैं सब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही वर्णन दिया है, इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अच्छे से तैयार कीजिए। हिंद महासागर, ये क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो इस प्रकार से मानचित्र को आप फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए मानचित्र में क्या क्या कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका यहाँ पे सिंपल प्रश्न पत्र 5 समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए।